गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए फिर से जीके की नेक्स्ट सीरीज लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें हम करेंगे आगे के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला तो 26 नंबर का क्वेश्चन है कि 10 की वृद्धि दर वाले टॉप जो है राज्य कौन से हैं। तो टॉप 4 राज्य अगर पूछा जाए, 10 की वृद्धि दर वाले राज्य हो जाएंगे आपके मेघालय पहले पे, अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मतलब मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, उसके बाद हो जाएगा बिहार, फिर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर पूछे 10 की वृद्धि दर वाले टॉप राज्य कौन से हैं, तो पहले पे हो जाएगा मेघालय, दूसरे पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे हो जाएगा बिहार, चौथे पे हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब होता है लिंगानुपात। ठीक, लिंगानुपात मतलब कि 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी हैं। ठीक, तो उसी को कहते हैं लिंगानुपात। अच्छा, अगर पूछा जाए कि नॉर्मल कितना है भारत में लिंगानुपात, तो भारत में नॉर्मल लिंगानुपात है आपका जो है 913। ठीक, भारत में नॉर्मल लिंगानुपात पूछा जाए, मतलब सामान्यतः लिंगानुपात पूछा जाए तो 913 है। अगर पूछा जाए कि बच्चों के लिए लिंगानुपात कितना है, चाइल्ड के लिए सेक्स रेशियो कितना है, तो आपका है 919। ठीक, अच्छा, नॉर्मल लिंगानुपात जो है उसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मल लिंगानुपात में मैक्सिमम हो जाता है आपका केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता है जो कि वहाँ का है 1084। ठीक, और मिनिमम लिंगानुपात की बात किया जाए तो मिनिमम लिंगानुपात हो जाता है आपका हरियाणा का, जो कि है 879। ठीक है, इसी तरह से चाइल्ड की बात कर लिया जाए, चाइल्ड का जो है पूरे भारत में अगर पूछा जाए सेक्स रेशियो तो 919 है। अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि कितना है 972 है। और मिनिमम की बात की जाए तो आपका हो जाएगा हरियाणा में, जो कि कितना है 836 है। चाइल्ड, फिर से बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है पूरे भारत में 919 है, लेकिन अगर चाइल्ड पूछा जाए चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो कि कितना है 972 है। और पूछा जाए सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा हरियाणा 836। ठीक है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो दोनों में मिनिमम कौन है, हरियाणा ही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द्वैत शासन के जनक कौन है। तो द्वैत शासन के जनक हो जाएंगे आपके लियोनल कार्टिस। द्वैत शासन के जनक कौन हो जाएंगे, लियोनल कार्टिस। ठीक, बंगाल में द्वैत शासन कौन स्टार्ट किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट किए थे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि द्वैत शासन के जनक कौन है। ठीक, तो लियोनल कार्टिस है। द्वैत शासन शुरू किसने किया था, ठीक है, शुरू किए थे 1765 में रॉबर्ट क्लाइव शुरू किए थे। ठीक है, और पूछता है कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था, तो 1772 में कौन अंत किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स किए थे। 1772 में कौन अंत किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स किए थे। ठीक है, अच्छा, पूछा जाए प्रांतों में द्वैत शासन कब स्टार्ट हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन आपका स्टार्ट हुआ था 1919 में। अगर पूछा जाए केंद्र में द्वैत शासन कब स्टार्ट हुआ था, तो केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था आपका 1935 में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था कब, मतलब बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था। तो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक, अच्छा, बर्मा का नाम आ गया, चलिए हम बर्मा के बाद, बर्मा में कुछ वार हुए हैं, कुछ वार को देख लेते हैं। तो एंग्लो बर्मा वार 3 हुए हैं। ठीक, 3 एंग्लो बर्मा वार हुए हैं, तीनों को देख लेते हैं। तो पहला हुआ था एंग्लो बर्मा वार 1824 से लेके 1826। पहला एंग्लो बर्मा वार 1824 से 1826 में हुआ था। ठीक, ये नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, इसका क्या किया गया, अधिग्रहण किया गया। इसका रिजल्ट निकला कि नॉर्थ इंडिया को क्या कर दिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया। दूसरा एंग्लो बर्मा वार हुआ था 1852 से 1853। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो लोअर जो बर्मा जगह है, इसका नाम है पेगू, इसका अधिग्रहण कर दिया गया था। लोअर बर्मा जो है इस जगह पे, मतलब निचली बर्मा जगह स्थान पर एक स्थान है पेगू, इसका अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, और तीसरा जो एंग्लो वार हुआ था 1885 में, इसको द्वारा पूरे बर्मा को जो है क्या कर लिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश के कब्जे में आ गया था। ठीक है, उसके बाद जो है जब बर्मा को फिर भारत से अलग किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 4 जनवरी 1948 को कौन सा देश आज़ाद किया गया, तो बर्मा।
वर्मा को आज़ादी कब मिली? तो 4 जनवरी 1948 को मिली थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि अंतरिम सरकार गठित की गई, मतलब अंतरिम सरकार कब गठित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाता है 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार कब गठित की गई थी? 2 सितंबर 1946 को गठित की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है आपकी यूएसए से ली गई है। ठीक है, और यूएसए से क्या ली गई है? यूएसए से ली गई जनहित याचिका ली गई है। ठीक, न्यायिक समीक्षा ली गई है। ठीक, और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय भी जो है यूएसए से ही दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें कुछ और है, इसमें 3 विधेयक होते हैं। ठीक है, 3 विधेयक होते हैं। एक होता है विनियोग विधेयक, एक होता है विनियोग विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है धन विधेयक। ठीक, अब देखिए विनियोग विधेयक जो है ये आर्टिकल 114 में है। विनियोग विधेयक जो है ये आर्टिकल 114 में है। ठीक, जो वित्त विधेयक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। विनियोग विधेयक जो है ये आर्टिकल 114 में है। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है और वित्त विधेयक आपका आर्टिकल 117 में है। अच्छा, इसको इस ग्राफ से बनाने का मतलब ये था कि सभी विनियोग विधेयक धन विधेयक होते हैं। सभी विनियोग विधेयक धन विधेयक होते हैं और सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। होता है कि इस मान लीजिए कोई गोला है, इसके बाहर ये है, मान लीजिए अंदर ए है, यहाँ पे बी है। इसका मतलब ये होगा कि सभी ए क्या हैं? बी हैं। सभी ए क्या हैं? बी हैं। उसी तरह से सभी विनियोग विधेयक क्या हैं? धन विधेयक हैं। सभी विनियोग विधेयक क्या हैं? धन विधेयक हैं। और सभी धन विधेयक क्या हैं? वित्त विधेयक हैं। सभी धन विधेयक क्या हैं? वित्त विधेयक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कि राज्य, संघ और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है भाग 11 में है। ठीक है, और भाग 11 के अध्याय 1 में, जो कि आर्टिकल 245 से लेके 255 के बीच में है। ठीक है, संघ और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध किस आर्टिकल में है? तो भाग 11 के अध्याय 2 में है, जो कि आर्टिकल 256 से 263 तक है। ठीक है, अगर पूछे संघ और राज्य में विधायी संबंध किस में है? तो विधायी संबंध है आपका आर्टिकल 245 से 255। अगर पूछे कि संघ और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। ठीक, किसने कहा था? प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो कहा था के एम मुंशी ने। किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने कहा था। जब कुछ जनजातियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं कुछ, तो उनके बारे में लिखा गया है। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपकी पाई जाती है कनाडा और ग्रीनलैंड में। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? कनाडा और ग्रीनलैंड में। जब क्वेश्चन में पूछे कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति आपकी पाई जाती है मध्य अफ्रीका में। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। अच्छा, एनू क्या है? एनू एक जनजाति है जो कि जापान में पाई जाती है। एनू एक जनजाति है जो कि जापान में पाई जाती है। ठीक, और बुशमैन क्या है? बुशमैन भी एक जनजाति है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन एक जनजाति है जो कि कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल आपका मिल जाता है यूपी में। ठीक, और अच्छा अगर पूछे क्षारीय मृदा का अगर पूछे क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा तो यूपी हो जाता है। अच्छा, अगर लवणीय मृदा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। लवणीय मृदा का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पूछ ले तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गुजरात में और क्या मिलता है? गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि मिलती है गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में क्या मिलता है? तो गुजरात जो है सर्वाधिक FDI आकर्षित करने वाला राज्य है। बस FDI मतलब होता है फॉरेन डेवलपमेंट एक्सचेंज। FDI मतलब होता है फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसको जो आकर्षित करने वाला जो राज्य है वह आपका गुजरात है। ठीक है, अच्छा गुजरात में और क्या मिल जाएगा? गुजरात में मिल जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाएगा गुजरात में, यहीं कच्छ कारण भी है। ठीक है, गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य भी हो जाता है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य भी हो जाता है। अच्छा, और क्या होता है? गुजरात का जो अहमदाबाद है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद किस नदी पर बसा है? तो
तो अहमदाबाद आपका बसा है स्वर्णरेखा नदी पर। अहमदाबाद किस नदी पर, अहमदाबाद बसा आपका साबरमती नदी पे। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी पे बसा है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है, तो जयपुर में है। ठीक है। और गुजरात में क्या मिलता है, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी मिल जाती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी मिल जाती है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। एक इसकी हाइट है, ये जो है सरदार पटेल की मूर्ति है, सरदार पटेल की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन आता है कि रिवर से, अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नदी कौन सी बहती है, तो नील नदी बहती है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड अगर लार्जेस्ट पूछा जाए जो है लंबाई में तो नील है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी में हो जाती है आपकी अमेजन नदी। बड़ी में कौन सी होती है, तो अमेजन नदी होती है, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। अच्छा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी हो जाती है आपकी वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है आपकी मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है, तो मर्रे डार्लिंग। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है, स्वर्ण द्वार का नगर आपको कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है आपको बेंगलुरु को। ठीक है। बेंगलुरु कहा जाता है। और सिलिकॉन है का जो चिप में जो अर्धचालक यूज़ किया जाता है, जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें जो अर्धचालक यूज़ किया जाता है उसका क्या नाम है, सिलिकॉन नाम है। ठीक है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि अर्धचालक है। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रातःकालीन शांत स्थल कौन सा है, प्रातःकालीन शांत स्थल के रूप में कौन जाना जाता है, तो दक्षिण कोरिया जाना जाता है। ठीक है। यूरोप में अगर पूछा जाए कि तेल की राजधानी कौन सी है, मतलब तेल की कैपिटल कौन सी है, तेल सबसे अधिक कहाँ होता है, यूरोप में सबसे अधिक तेल होता है एवर्डीन में। ठीक है। और यूएसए का पेरिस किसे कहा जाता है, यूएसए का पेरिस कहा जाता है आपका ब्यूनस आयर्स को। ब्यूनस आयर्स को यूएसए का पेरिस कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, महारत्न कंपनियां कितनी हैं, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महारत्न कंपनियां आपकी मिल जाती हैं आपकी 11। महारत्न कंपनियां कितनी हैं, 11 हैं। अच्छा, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो नवरत्न कंपनियां आपकी 13 हैं। और मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं, मिनी रत्न कंपनियां 73 हैं। ठीक है। अच्छा, महारत्न कंपनियों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में देश में PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है कि इसको ऐड किया गया है 11वें महारत्न कंपनी में। सभी महारत्न कंपनियों के ट्रिक हैं। ठीक है। तो ट्रिक में मैंने बनाया है कि HP में सोनी का कोयला, ठीक है, भीगा। ठीक है। HP में सोनी का कोयला भीगा। ठीक है। अब देखिए, Z से हो जाएगा HPCL, P से हो जाएगा PGCIL, P से क्या हो जाएगा PGCIL, P से हो गया GCIL। ठीक है। अब देखिए सोनी में देखते हैं, सोनी से हो जाता है, S से हो जाता है सेल, O से हो जाता है ONGC, N से हो जाता है NTPC, I से हो जाता है IOC। ठीक। कोल से हो जाता है कोयल से कोयला से हो जाता है कोल। ठीक। कोल कंपनी होती है। इससे हो जाता है B से हो जाता है BPCL, S से हो जाएगा भेल। ठीक है। मतलब B से हो जाएगा BPCL और BH से क्या हो जाएगा, भेल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ GA से क्या हो जाएगा, गेल हो जाएगा। ठीक है। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये हो जाएगा। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड है ही। ठीक है। उसके बाद ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। NTPC का हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है। सेल का हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका तो बताया है कि SPCL हाइड्रो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके होगा। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके होगा, सॉरी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। ठीक है। उसके बाद सेल का हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल की महिला अध्यक्ष कौन है इस समय, पहली महिला अध्यक्ष इसकी बनी थी सोमा मंडल, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, अलका मित्तल बनी है। ठीक है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOC हो जाएगा शायद इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके हो जाएगा।
कोल का हो जाएगा कोयला मंत्रालय, ठीक है, मतलब सॉरी कोल की जो है कंपनी है कोयले की, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, कोल कंपनी होगा। अगला हो गया BPCL, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके होगा। भेल का हो जाएगा BHEL, मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। गेल का हो जाएगा गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है। तो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है, SpaceX, ठीक है। और इसने क्या किया था, तो अमेरिका की जो निजी कंपनी SpaceX है, इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके एलोन मस्क। एलोन मस्क की जो है टेस्ला के भी संस्थापक हो जाते हैं। इन्होंने किया क्या था कि 143 उपग्रह जनवरी 2021 में 143 उपग्रह में फॉल्कन 9 से प्रक्षेपित किए गए मिशन का नाम राइट शेयर मिशन था। मतलब इन्होंने जो है जनवरी 2021 में फॉल्कन 9 उपग्रह से 143 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। और उस मिशन का क्या नाम था, तो राइट शेयर मिशन था, ठीक है। अच्छा, आर्टेमिस 3 क्या है। आर्टेमिस 3 जो है यूएसए 2024 में 18 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। यूएसए 2024 में 18 लोगों को आर्टेमिस में भेजेगा, अंतरिक्ष में भेजेगा, जिस मिशन का नाम है आर्टेमिस, ठीक है। जिसमें से एक राजाचारी होंगे जो भारतीय हैं, एक राजाचारी होंगे जो कि क्या है, भारतीय हैं। राजाचारी भी इन 18 लोगों में से एक होंगे जो कि क्या है, एक भारतीय है। तो अगला देखें, तो कि पहला अंतरिक्ष मानव मिशन कौन सा है। पहला अंतरिक्ष मानव मिशन कौन सा है, गगनयान है, जो कि किसकी सहायता से बनाया जाता है, फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। गगनयान एक मिशन है जो कि फ्रांस की सहायता से इसका काम किया जा रहा है। पहला विकिरण रोधी मिसाइल कौन सा है, तो रुद्रम है। पहला विकिरण रोधी मिसाइल कौन सा है, तो रुद्रम है। इसका परीक्षण बालासोर उड़ीसा में सुखोई 30 MKI द्वारा किया जाता है, MK1 द्वारा किया जा रहा है, सॉरी। पहला विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम है। पहला विकिरण रोधी मिसाइल अगर पूछ ले मान लीजिए पेपर में, तो वो रुद्रम हो जाता है, ठीक है। और इसका परीक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो इसका परीक्षण आपका किया जा रहा है बालासोर उड़ीसा में, ठीक है, बालासोर उड़ीसा में। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सुखोई 30 MK1 के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन में कि L&T का फुल फॉर्म क्या है। L&T एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है। L&T द्वारा तटरक्षक बल हेतु, अब क्वेश्चन ये है कि L&T द्वारा तटरक्षक बल हेतु किस श्रेणी के अपतटीय गश्ती पोत, ठीक है, विक्रांत का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो विक्रम श्रेणी का जो है निर्माण किया जा रहा है। INS विक्रांत पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत क्या है, पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अब देखिए आर्थिक समीक्षा के बारे में अगर क्वेश्चन में आ गया, तो आर्थिक समीक्षा से क्या है, आर्थिक समीक्षा जो है क्या तैयार करना और प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वित्त मंत्रालय की होती है। आर्थिक समीक्षा को जो है तैयार करने और उसको प्रकाशित करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है, ठीक। अच्छा, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति आपकी जारी करता है जो है RBI। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो RBI जारी करता है। अभी RBI के बारे में आगे देखेंगे RBI के बारे में, ठीक है। 1964 तक, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये आर्थिक समीक्षा जो था ये 1964 तक बजट के साथ पेश होता था। जो आर्थिक समीक्षा की बात कर रहे हैं, ये आर्थिक समीक्षा 1964 तक बजट के साथ पेश होता था। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया गया, उसके बाद बजट में एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। 1964 के बाद बजट के एक दिन पहले पेश किया जाने लगा ये, ठीक है। अच्छा, भारत में शून्य आधारित बजट कब शुरू हुआ, तो भारत में शून्य आधारित बजट पेश शुरू हुआ था तो 1986 में शुरू हुआ था। भारत में शून्य आधारित बजट 1986 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल में है, मतलब बाल श्रम किस आर्टिकल में है। बाल श्रम जो अगर पूछे कि बाल श्रम अधिनियम कब आया था, तो बाल श्रम अधिनियम आया था 1986 में। भाई आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल है 224 में, ठीक है। बाल श्रम अगर पूछा जाए कि बाल श्रम निषेध किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 24 में है। अब बाल श्रम निषेध एक्ट कब आया था, तो 1986 में आया था। अच्छा, 1986 की अगर बात करें तो इसी में पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी आया था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी 1986 में ही आया था, ठीक है। बात करते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में पहली बार 1987 में जारी किया गया था। पहली बार 1987 में जारी किया गया था, ठीक है।
अब भारत में पूछा जाए वन और वृक्ष दोनों मिला के, तो परसेंटेज जो है पूरे विश्व में 24.62 है। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक वन क्षेत्र है, पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। ठीक है। अच्छा, ये है क्षेत्रफल के अनुसार, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़। लेकिन अगर पूछे कि वन की प्रतिशतता के आधार पर, वन के परसेंटेज के आधार पर अगर राज्य पूछा जाए, तो पहले नंबर पे हो जाएगा आपका मिजोरम, दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है। फिर से सुन लीजिए कि जो वन स्थिति रिपोर्ट थी, इसको पहली बार 1987 में जारी किया गया था। ठीक है। तो भारत में वन और वृक्ष का परसेंटेज कितना है? 24.62% है। अच्छा, होना कितना चाहिए था? तो होना चाहिए था 33%। ये रिपोर्ट में लिखा गया कि 33% कम से कम होना चाहिए। ठीक है। लेकिन 24.62% इसको लगातार ग्रोथ करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? अगर क्षेत्रफल के रूप में अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए, तो पहले राज्य पे हो जाता है, पहले पे हो जाता है MP मध्य प्रदेश, दूसरे पे हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे हो जाता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। अगर वन क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए, तो पहले पे हो जाता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे हो जाता है आपका छत्तीसगढ़। अगर प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाए, अगर परसेंटेज के आधार पर पूछा जाए, तो पहले पे हो जाएगा मिजोरम, दूसरे पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे हो जाएगा आपका मेघालय। ये सब क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? ब्रह्मोस निर्माण केंद्र की अगर आधारशिला की बात करें, तो ये भैया लखनऊ में रखी गई है। करंट का क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस में आधारशिला कहाँ रखा गया? तो लखनऊ में रखा गया। अच्छा, ब्रह्मोस जो है ये निर्माण कब करा गया था? ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया था आपका जो 1999 में। अच्छा, 1999 में और क्या आया था? 1999 में यूरो मुद्रा का जो है प्रचलन शुरू हुआ था। 1999 में और क्या हुआ था? 1999 में ही GI एक्ट आया था, मतलब GI टैग जो दिया जाता है उसका अधिनियम आया था। अच्छा, GI मतलब क्या होता है? GI मतलब होता है ग्राफिकल इंडिफिकेशन होता है। ठीक है। और ये जो है पहली बार 2003 में जो है दिया गया था आपका। उसके बाद अगर ब्रह्मोस की बात करें, तो ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है। और इसकी स्पीड जो है वो 2 मैक होती है, 2.8 मैक है। इसकी स्पीड क्या है? 2.8 मैक है। क्वेश्चन ब्रह्मोस से बनने का बहुत ज़्यादा मतलब चांस है, क्योंकि ब्रह्मोस जो है भारत और रूस के सहयोग से बन रहा है। इसमें क्या है? भारत का जो है ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र, और रूस का है मास्कोवा नदी, जो कि दोनों को संयुक्त किया गया है, तो हो गया है ब्रह्मोस। ठीक है। तो ये क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मैक है। इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मैक है। और ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इसका पहला एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन है? तो फिलीपींस है। मतलब पहला देश है जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर की स्थापना पूछ लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ था तो 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। एप्पल की स्थापना पूछ ले तो 1976 में। ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने 68.7 बिलियन डॉलर में ऑनलाइन गेमिंग का अधिग्रहण किया था, जिसका नाम था एक्टिविजन लिजार्ड। ठीक है। मतलब कि ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है 68.7 बिलियन डॉलर में जो है एक्टिविजन लिजार्ड नामक एक ऑनलाइन गेम को मतलब खरीदा है। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसी का मतलब है वीपो। ठीक। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है आपकी 43वीं। ठीक है। मतलब भारत जो है अगर बुद्धिमत्ता के रूप में देखा जाए, तो पूरे विश्व में 83वें स्थान पे भारत है। ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपको हो जाएगा USA, दूसरे स्थान पे देखते हैं, दूसरे स्थान पे हो जाएगा आपका UK, और तीसरे स्थान पे देखते हैं, तीसरे स्थान पे हो जाएगा आपका जर्मनी। और भारत की रैंक आपको पता ही चूँकि भारत की रैंक कितनी है? 43वीं है। तो टॉप 3 कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में या तो पूछेगा टॉप पे कौन सा देश है, या फिर सेकंड टॉप पे कौन सा है, थर्ड टॉप पे कौन सा है, ऐसे पूछ सकता है भारत की रैंक क्या है। तो अगर टॉप में पूछे तो पहले हो जाएगा आपका USA, दूसरे हो जाएगा आपका UK और तीसरे हो जाएगा जर्मनी। अगर पूछेगा भारत की रैंक कितनी है, तो वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में
भारत की रैंक आपकी हो जाएगी 43वीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अभी स्टैचू ऑफ पीस बनाया जा रहा है, स्टैचू ऑफ पीस बनाया जा रहा है जो कि पाली राजस्थान में है। ये किसकी मूर्ति है? ये विजय वल्लभ सूरी की है। स्टैचू ऑफ पीस अभी बनाया जा रहा है जो किसकी है? विजय वल्लभ सूरी की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के माध्यम से कि स्टैचू ऑफ पीस बनाई जा रही है, ये विजय वल्लभ सूरी की है जो कि पाली राजस्थान में है। जब क्वेश्चन में पूछे कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये हैदराबाद में है और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगर पूछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपका है न्यूयॉर्क यूएसए में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है, जो कि क्या किया था? यूएसए को जो है फ्रांस ने गिफ्ट किया था। यूएसए को किसने गिफ्ट किया था? यूएसए गिफ्ट किया था फ्रांस ने। ठीक, फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया था। अच्छा, राजा सुहेलदेव की प्रतिमा कहाँ बनाई जाती है? राजा सुहेलदेव की प्रतिमा बनाई जा रही है बहराइच में। राजा सुहेलदेव की प्रतिमा बनाई गई बहराइच में। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा कहाँ बनाई गई? छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा आपकी बनाई गई थी पुणे में। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा कहाँ बनाई गई? पुणे में बनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा कहाँ बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा आपकी बनाई गई थी इंडिया गेट के सामने। ठीक है, इंडिया गेट के सामने सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, बनाई गई नहीं थी, बनाई गई है। ठीक है, ये सब करंट के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में पूछे कि भारत में कोयला उत्पादक सब सर्वाधिक राज्य कौन से हैं, तो भारत में अगर कोयला उत्पादक सर्वाधिक राज्य की बात कर लें तो पहले हो जाता है छत्तीसगढ़, दूसरे हो जाता है उड़ीसा और तीसरे हो जाता है मध्य प्रदेश। अगर भारत में कोयला अगर पूछे सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है, तो पहले पे छत्तीसगढ़ हो जाता है, दूसरे पे उड़ीसा हो जाता है और तीसरे पे हो जाता है मध्य प्रदेश। अगर पूछे कोयला भंडारण में सबसे सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो कोयला भंडारण में सबसे सर्वाधिक राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। ठीक है, अब देखिए, अब पूछे अगर कि मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में जो है जितने विभिन्न गैस हैं वो कितने कितने परसेंटेज में है, तो उसको देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो है वो 78.8% है, ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है, आर्गन जो है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036% है। अगर नियॉन की बात करें तो नियॉन 0.002% है, हीलियम की बात करें 0.0005% है, क्रिप्टॉन की बात करें 0.001% है, जिनॉन की बात करें तो 0.00009% है, आर्गन की बात करें 0.00005% है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका कि पूछ लिया कि इसमें पूछता किसका है, कार्बन का पूछ लिया कि 0.036% है कार्बन का, इसका पूछ लेता है। बहुत ज़्यादा इसका मन किया तो पूछ लेगा कि आर्गन का परसेंटेज कितना है, तो 0.93% है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ठीक है, इसमें से आपको याद करना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं चारों को याद करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक्सपोर्ट करने के मामले में टॉप कौन कंट्री है। तो भारत का अगर एक्सपोर्टर के मामले में देखा जाए तो पहले पे यूएसए हो जाता है, दूसरे पे यूएई हो जाता है और तीसरे पे हो जाता है चाइना। अगर भारत में एक्सपोर्ट करने के मतलब भारत में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं उसके मामले में देखा जाए तो पहले हो जाएगा यूएसए, दूसरे पे हो जाएगा आपका यूएई और तीसरे पे हो जाएगा चाइना। तो यूएसए मतलब समझ रहे हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएई मतलब क्या होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, इसी की राजधानी क्या है, आबू धाबी है। ठीक, अच्छा अब एक्सपोर्टर के मामले में देख लिए कि पहले पे यूएसए था, दूसरे पे यूएई था, तीसरे पे चाइना है। अब हम देख लें कि इंपोर्ट के मामले में भी कौन सबसे टॉप पे है। तो इंपोर्ट के मामले में है पहले पे चाइना, इंपोर्ट के मामले में पहले क्या है, चाइना है, दूसरे पे यूएई, दूसरे पे क्या है यूएई और तीसरे पे आ जाएगा यूएसए। इंपोर्ट के मामले में अगर देखा जाए तो पहले पे चाइना हो जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा यूएई और तीसरे पे क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। अच्छा एफडीआई, अगर एफडीआई के मामले में पूछा जाए, एफडीआई मतलब विदेशी निवेश के मामले में पूछा जाए जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले कौन से देश हैं, तो भैया हो जाएगा सिंगापुर। ठीक, एक सिटी है सिंगापुर, उसके बाद यूएसए आएगा, उसके बाद मॉरिशस। सिंगापुर यूएसए फिर मॉरिशस, सिंगापुर यूएसए फिर मॉरिशस। ठीक है, बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार की बात की जाए तो पहले पे है यूएसए, दूसरे पे क्या है, चाइना। पहले पे है यूएसए और दूसरे पे है चाइना, पहले पे यूएसए दूसरे पे चाइना है। ठीक है,
अगर सर्वाधिक व्यापार घाटा पूछे कि भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किससे होता है, भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा होता है आपका चाइना से। भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा किससे होता है, चाइना से होता है। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन में पूछा था संविधान संशोधन के मामले में, तो आपको उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो है वोट करने का अधिकार है, जो वोट करने का अधिकार है वो जो है 21 से घटाकर 18 साल किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। अच्छा, उसके पहले जो है आपको वोट करने का अधिकार था, जो वो 21 साल उसकी न्यूनतम आयु थी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आज देखते हैं लोकसभा में क्या लिखा है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो यह लिखा है आर्टिकल 326 में, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो ये लिखा गया है आर्टिकल 326 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है मुद्राओं से। तो पटाखा किसकी मुद्रा है, तो पटाखा मुद्रा है आपकी मकाऊ की। पटाखा मुद्रा किसकी है, मकाऊ की है। ठीक है, सॉरी, पटाखा मुद्रा है मकाऊ की, हाँ ठीक है। तुर्की की मुद्रा क्या है, तो तुर्की की मुद्रा आपकी हो जाएगी लीरा। ठीक है, तो पटाखा मुद्रा है आपकी मकाऊ की। ठीक है, तुर्की की मुद्रा पूछे, तुर्की की मुद्रा आपकी हो जाएगी लीरा। ठीक है, अच्छा मंगोलिया की राजधानी पूछे, अच्छा अगर तुर्की की ये पूछ लिया कि मुद्रा क्या है, लीरा, तो तुर्की की कैपिटल क्या होती है, तुर्की की कैपिटल होती है अंकारा। तुर्की की कैपिटल क्या होती है, अंकारा होती है। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहा है मंगोलिया। मंगोलिया की जो है मुद्रा हो जाती है तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा क्या होती है, तुगरिक। मंगोलिया की राजधानी अगर पूछे तो मंगोलिया की राजधानी हो जाती है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाती है, उलान बटोर हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो रवांडा की राजधानी होती है किगाली। रवांडा की राजधानी क्या लिखे हैं, लिखा भी है, रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। इसकी मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। ठीक, युगांडा, तो युगांडा कैपिटल क्या है, युगांडा कैपिटल है कंपाला। और इसकी जो मुद्रा क्या है, सीलिंग है। इसकी मुद्रा क्या है, सीलिंग है। ठीक, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, जो इसकी मुद्रा क्या है, वॉन है। इसकी मुद्रा क्या है, वॉन है। ठीक, ब्राज़ील की मुद्रा, ब्राज़ील की कैपिटल अगर पूछा जाए तो ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ब्राज़ीलिया हो जाएगा। ठीक है, अब और रूस की कैपिटल पूछा जाए तो रूस की कैपिटल आपका हो जाएगा मॉस्को। ठीक है, अब ब्राज़ील की मुद्रा क्या हो जाएगी, ब्राज़ील की मुद्रा आपकी रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, आपकी रियाल हो जाएगी, ब्राज़ील की मुद्रा। तो रवांडा की मुद्रा कैपिटल बता दिया आपको किगाली होती है। युगांडा की कैपिटल अगर पूछा जाए तो युगांडा की कैपिटल आपकी हो जाएगी कंपाला। युगांडा कैपिटल क्या है, कंपाला है। इसकी मुद्रा क्या है, सीलिंग है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग है, जिसकी राजधानी क्या है, वॉन। ब्राज़ील की आपको बताई थी, ब्राज़ील की कैपिटल क्या होती है, ब्राज़ीलिया होती है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, रियाल है। और रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, जो कि मास्कोवा नदी पे बसी है। किस नदी बसी है, मास्कोवा नदी पे। और रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या होती है, भूटान की राजधानी है आपकी जो है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और भूटान के पीएम अगर पूछ ले, भूटान का पीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान के भी नए पीएम बने हैं। इनके नए पीएम का नाम क्या है, लोटे सेरिंग। इनके नए पीएम का नाम क्या है, लोटे सेरिंग है। ठीक है, म्यांमार की है, म्यांमार का वो है कैपिटल नेपी ताओ। ठीक है, नेपी ताओ यहाँ की जो है कैपिटल हो जाती है। मुद्रा क्या है, मुद्रा क्यात है। ठीक, जापान की मुद्रा पूछे, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। यही टोक्यो में पहली बार, टोक्यो में ओलंपिक इस समय अब की बार का आयोजन किया गया 2020 का। ठीक, और जापान की मुद्रा क्या हो जाती है, जापान की मुद्रा येन हो जाती है। भारत की मुद्रा क्या हो जाती है, भारत की मुद्रा रुपया हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि अमेरिका की मुद्रा क्या हो जाती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अमेरिका की मुद्रा क्या हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए अगर यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।